इन केस एक भी इंसान को लाइफ दे पाए, मेरी बेटियां या बेटे जो भी होंगे, तो वो ऐसे रहेगा कि मैंने मेरे पापा को बचा लिया, जो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया। अगर रात में 12 बजे भी उठ के चली जाऊँ और घर पे सुबह ना आ जाऊँ तो भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं? इफ यू आर कमिंग इन हाई रिस्क कैटेगरी यू शुड नो। उस लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, एज भी काफी नहीं था, 25 इयर्स ऑफ एज, बट उसमें है ना स्लोली ब्लड प्रेशर राइजर अप होने लगा। Immediately I prepared my OT. When she comes, it takes around 15 to 20 minutes. पेशेंट को सब पता था, रिलेटिव को भी सब पता था, इट कैन हैपन एट एनी टाइम। बस हम जितना मैक्सिमम प्रेगनेंसी स्ट्रेच कर पाए हम करेंगे। Hello everyone. My name is Nikita Ranglani and I am your host at Beyond Basics. यहाँ हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स पे बात करेंगे जिनसे हमारी डेली लाइफ और भी ज़्यादा इजी और इंस्पायरिंग हो जाएगी। Here, our ultimate goal is to take your knowledge, of course, beyond basics. हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर सुलभा पवार. She is a gynecologist practicing since more than 10 years. She's been practicing in Ahilyanagar. Our guest is qualified as MBBS DGO. She has done her fellowships in laparoscopy and gestational diabetes. मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में. मैम की स्पेशलाइजेशंस हैं PCOS एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स. इन्होंने रिसेंटली अहिल्यानगर में वाटर बर्थ जैसी चीज लॉन्च की है विच इज स्टिल प्रिटी मच अननोन टू मोस्ट ऑफ द इंडियंस. सो आइए हम मैम से मिलकर बात करते हैं और जानते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में. हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप हमारे शो पे आए. आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम आपसे आज बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं. हमें बहुत सारी अलग अलग नई चीज़ें पता चलेंगी. लेट्स गो बियॉन्ड बेसिक्स मैम. फर्स्टली आप बताइए, आपने एज अ स्कूल गर्ल गोइंग टूवर्ड्स साइंस एंड देन MBBS हुआ, वाई गायनेकोलॉजी, आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की एंड आपका जर्नी कैसा था? बेसिकली मैं एक बहुत स्मॉल टाउन से आती हूँ, करजत, जो अहिल्यानगर का एक पार्ट है, करजत तालुका. मेरे दादाजी तो थे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे और ही वॉज विथ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन भुईकोट किला. तो मतलब मेरे पापा की जो फाइनेंशियल कंडीशन है दैट वाज नॉट वेरी गुड. तो जब मेरे दादाजी जब फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद में वॉट एवर वी हैव इट इज गिवन बाय डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू हिम आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो एक छोटी सी बीमारी थी जो ट्यूबरकुलोसिस, मतलब आजकल इतनी कॉमन है, आप किसी सिविल हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो यू नो इट इज अ ट्रीटेबल डिसीज. मतलब यू हैव टू टेक मेडिसिन फॉर ओनली फॉर 5 to 6 months और मे बी फॉर अ ईयर एंड इट कंप्लीटली गेट क्यूर्ड. बट मेरे दादाजी की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, बिकॉज इट वॉज अनडायग्नोस्ड एंड अनट्रीटेड. तो एट दैट टाइम मेरे पापा जो थे वो 4th स्टैंडर्ड में थे. तो वो खुद 5 भाई और 3 बहनें थी. तो मेरे पापा ने उनकी जर्नी ऐसे स्टार्ट की कि रयत शिक्षण संस्था में उनका पूरा स्कूलिंग हुआ, जहाँ पे कमवाणी शिका, इट इज अ मराठी स्लोगन दैट यू वर्क इन द स्कूल एंड द स्कूल विल पे फॉर योर एक्सपेंसेस. तो उन्होंने उनका मतलब आई एम प्राउडली सेड कि ही इज हैविंग 7 मास्टर्स डिग्री जो उन्होंने खुद किए हैं. और जब वो रिटायर्ड हो गए एज एन एजुकेशनल ऑफिसर फ्रॉम अहिल्यानगर ओनली, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने लॉ कंप्लीट किया. अभी उनको लॉ की डिग्री मिली है. तो उनका ये था कि वॉट एवर आई हैव अर्नड इट्स वेरी मच स्ट्रगलिंग. कि पापा नहीं थे, वो हमेशा उनके दिमाग में ये था कि विदाउट एनी सपोर्ट आई हैव रीच्ड हियर. तो वो उनका ये था कि मैं क्या करूंगा, वॉट एवर द बेबीज ही इज हैविंग, उन्होंने सोचा था कि मैं उनको डॉक्टर जरूर बनाऊंगा एट एनी कंडीशंस, कि ताकि अगर इन केस एक भी इंसान को लाइफ दे पाए, मेरी बेटियां या बेटे जो भी होंगे, तो वो ऐसे रहेगा कि मैंने मेरे पापा को बचा लिया, जो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया. मतलब मुझे ये बोलने में बहुत आनंद होता है कि वी आर 3 sisters एंड वी 3 आर डॉक्टर्स. दैट इज अ वेरी बिग डील, वेरी वेरी बिग. हाँ, तो डॉक्टर बनना तो पापा ने डिसाइडेड था फर्स्टली, ये जो भी बनेंगी डॉक्टर्स बनेंगी. फिर जब मैंने बीजे मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS किया और जब मेरे क्लिनिकल पोस्टिंग चालू हुए 2nd year 3rd year में, तब मैंने सोचा कि गायनेकोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिकॉज हमारी एक प्रोफेसर थी जिन्होंने हमें ये बताया कि आप कोई भी डॉक्टर रहो, व्हेन यू आर फीमेल ना,
यू आर फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब मैंने एनेस्थेसिया भी लिया, तो लोगों के लिए तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही रहूंगी, बिकॉज एक फीमेल जो उनकी प्रॉब्लम्स है जो वो मेल डॉक्टर से नहीं डिस्कस कर पा रही है, वो आके लेडीज से डिस्कस करने वाली है, फिर वो लेडीज सिस्टर रहे, एनेस्थेटिस्ट रहे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहे, तो वो मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ ना कि हाँ, अगर मैं खुद भी सोचूंगी मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो तब मैंने ये सोचा था कि आई डू माई एमबीबीएस। लेटर ऑन मेरे एमबीबीएस के बाद मेरी शादी हो गई, तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। मुझे रेडियोलॉजी भी मिल रहा था कि जहाँ पे यू कैन हैव सेफ वर्क, पीसफुल वर्क एट मतलब एक कॉर्पोरेट लाइफ की तरह, 10 to 5 रेडियोलॉजी का काम करके यू हैव योर ओन लाइफ। बट मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड भी जो थे, उन्होंने मैंने उनको बोला कि मेरी खुद की बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं गायनेकोलॉजी चूज करूं, बट एक गायनेकोलॉजिस्ट होना मतलब ये नहीं कि मुझे एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव इमरजेंसीज ड्यूटी, आपके त्योहार रहते हैं, वॉट एवर, यू कांट स्किप दैट। तो मैंने सबको बोला कि मेरी बहुत इच्छा है, तो मेरे इन लॉज है, मतलब मेरे फादर इन लॉ है, वो एक्स रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, तो उनका था यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, विल बी सपोर्टिंग यू। और ऑब्वियसली मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, इफ यू आर विलिंग टू डू ना, यू चूज इट। फिर शादी के बाद मैंने गायनेकोलॉजी किया, और सिंस लास्ट 12 years, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आई एम अ गायनेक एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट, मुझे घर का 1% भी स्ट्रेस नहीं है। मतलब मैं अगर रात में 12 बजे भी उठ के चली जाऊँ और घर पे सुबह ना आ जाऊँ, तो भी मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो दैट इज अ सपोर्ट यू नीडेड फ्रॉम द फैमिली, जो मुझे मेरे मतलब नेटिव प्लेस से भी मिला, मेरे मम्मी पापा से भी मिला और मेरे इन लॉज से भी मिला। इसलिए मैंने गायनेकोलॉजी चूज किया, और उसके बाद भी प्रैक्टिस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। एक हार्ड अर्न्ड और परफेक्ट जर्नी। राइट, ओके, वेरी नाइस मैम। फर्स्टली आप बताइए सिंपल वर्ड्स में कि पीसीओएस क्या है, और ये इंडिया में या किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉमन हो रहा है? पीसीओएस उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कुछ लोग इसको पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज भी बोलते हैं, बोथ आर सिमिलर। बस पीसीओएस है ना, इट्स वेरी मच कॉमन, इन एवरी 10 गर्ल्स 7 आर अफेक्टेड। ओके, इट इज कॉमन फ्रॉम अर्ली मेनार्की 12 years to 45 years. okay, But there is no age limit. That PCOS is common in teenager or common in menopausal or childbearing age group. It is very much common in all the females. Okay. There are 3 criteria so that we can decide that the patient is having PCOS or not. Sometimes now what we think that if mother come to us and shows in the OPD that my daughter is having cyst in the ovaries on sonography report, that means she is having PCOS. And sometimes the mother comes, मैम आपने तो हमें बताया था कि इसको पीसीओएस है, बट हमने सोनोग्राफी निकाला वो तो नॉर्मल है, मतलब अभी उसका पीसीओएस ठीक हो गया क्या? तो ये मिथ है। ओके, पीसीओएस मतलब क्या है? देयर आर 3 रोटरडम्स क्राइटेरिया, जहाँ पे क्या होता है, एक फर्स्ट जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे। इरेगुलर मतलब कैसे, पहले वो समझते हैं। देखो आप में अलग है, आई एम सुलभा, यू आर निकिता, योर बॉडी इज डिफरेंट, माई बॉडी इज डिफरेंट, योर हेयर्स आर डिफरेंट, माइन आर डिफरेंट। एग्जैक्टली। जैसे अगर मेरे पीरियड्स हर 30 दिन में आते हैं तो ठीक है, अगर आपके एवरी 25 डेज में आते हैं तो दैट इज नॉर्मल फॉर यू। किसी के 35 डेज में आते हैं या 40 डेज में आते हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर हर। मतलब हर 21 से 40 दिन पे पीरियड आना इज नॉर्मल, बट दैट शुड बी रेगुलर। अगर इसमें चेंजेस है, मतलब कभी पीरियड आ रहे 15 दिन में, कभी आ रहे 2 महीने में, कभी 3 महीने में आ रहे, तो दैट इज डिफरेंट। मतलब अगर पीरियड इरेगुलर है, पीरियड में आपका ब्लीडिंग कम है, ब्लीडिंग कम हम किसको बोलेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। नॉर्मली गर्ल्स में या वुमेन्स में 2 से 7 दिन पीरियड में ब्लीडिंग होना चाहिए, जिसमें 2 दिन भी ठीक है, 7 डेज भी ठीक है, बस उसमें क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। अगर क्लॉट्स होते हैं तो हम बोलते हैं इसको एक्सेस ब्लीडिंग है। अगर आपकी पीरियड इरेगुलर है, सेकेंड चीज, अगर आप में हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साइंस दिख रहे हैं। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब क्या? मतलब अगर हमारे जिसमें कुछ साइंस रहता है, जैसे कि हमारे बाल झड़ना, चेहरे पे पिंपल्स आना, अपर लिप्स पे हेयर ग्रोथ आना, जहाँ पे नॉर्मली फीमेल्स में हेयर ग्रोथ नहीं रहती वहां पे हेयर होना, जहाँ पे एब्डोमेन पे अगर हेयर ग्रोथ हो रहे हैं या फिर चेस्ट वॉल पे हेयर्स आ रहे हैं, दैट इज एबनॉर्मल।
Okay. दिस इज द सेकंड साइन. एंड Hmm. थर्ड, अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अगर उसमें ओवरीज में सिस्ट दिखते हैं, तो उसको ये 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ, इस लेडी को या इस गर्ल को पीसीओएस है. मतलब नेसेसरी नहीं है कि हर बार हमारी सोनोग्राफी पे आए, क्योंकि सोनोग्राफी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट इज द ओनली क्राइटेरिया. ओके, मतलब सोनोग्राफी कंफर्म नहीं करता है, बट Yes, सिम्टम्स yes. बेटर Symptoms are कंफर्म more करते हैं. confirmatory. ओके ओके. तो मैम, लाइक इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो क्या ऐसे कुछ अर्ली स्टेजेस होते हैं जिसमें हम पीसीओएस किसी को एग्जैक्टली अगर हो उसके पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसे अर्ली साइंस होते हैं पीसीओएस के? पहले तो मैं ये बता दूं कि हम प्रिवेंट किसे करते हैं, डिसीजेस को. ओके पीसीओएस इज नॉट एन डिसीज, ओके इट इज एन लाइफस्टाइल कंडीशन. ओके ओके, मतलब हम क्योर किसे करेंगे या प्रिवेंट किसे करेंगे? अगर हमें कोई बीमारी ना हो, इसे हम प्रिवेंट करेंगे. अगर पीसीओएस आपको है, मतलब मैं बोलूंगी इट इज अ वेरी बैड न्यूज, बट पीसीओएस है तो है. ओके जैसे मेरा नाम सुलभा है, इट विल बी सुलभा. ओके, सो पीसीओएस एक बार आया तो आया, मतलब इट इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन. जैसे हमें शुगर है, हमें बीपी है, तो हम कोई एक दवाई खा के उसे ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं. We have to do the lifestyle modification. It is a lifestyle disease और it is a lifestyle syndrome जिसे ना हम बस कंट्रोल कर सकते हैं. बट इसका इतना अच्छा है ना, इफ यू कंट्रोल इट ना, तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. बट जब आप जिसके जो हमें करना चाहिए पीसीओएस में, लाइफस्टाइल में हमें जो जो चेंजेस करना चाहिए, अगर वो छोड़ देते ना, विद इन 6 months रिवर्स ये हाइप हो जाएगा फिर से. ओके ओके. तो क्या पीसीओएस फर्टिलिटी को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है? यस, जो हमने बोला ना कि जिसमें पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, मतलब क्या होता है, हमारे पीरियड्स कैसे आते हैं वो पहले मैं आपको समझाती हूँ सिंपल भाषा में. एवरी फीमेल में एक ओवम ग्रो होता है, वो रप्चर होता है, ओव्यूलेशन. एग्जैक्टली 14 days आफ्टर ओव्यूलेशन एवरीवन गेट्स पीरियड. अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता है व्हेन टू मेंस्ट्रुएट. तो वहां पे अनओव्यूलेटरी साइकिल्स आर देयर, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. पीसीओएस में ये मेन चीज रहती है. और वो जो सिस्ट बनते हैं ना, बिकॉज वहां पे क्या रहता है, एक कोई भी एग ग्रो होगा, इट विल अटेन अ सर्टेन साइज और इट विल रप्चर, विच इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. पीसीओएस में क्या होता है, एक कोई ग्रो नहीं होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ग्रो होते हैं, और वो कोई भी एक साइज अटेंड नहीं कर पाता है, इसलिए वो रप्चर नहीं होता है, इसलिए पीरियड्स नहीं आता है. तो सिस्ट आर दो जो पानी के बुडबुडे बन चुके हैं, दीज आर द सिस्ट. पॉली मतलब बहुत सारे बन जाते हैं. और ओवरीज में रहते हैं वो, इसलिए उसको पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऐसे नाम दिया गया है. ओके. तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो पेशेंट कैन नॉट कंसीव. Yes. तो मतलब ऐसा कोई एज ग्रुप हो, जैसे कि आपने बोला टीनेजर से लेके चाइल्ड बेयरिंग एज वाली लेडीज को भी ये हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उनको तो टेंशन आएगा कि हाउ आई विल कंसीव एंड हाउ आई डिलीवर थिंग्स एंड ऑल. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जैसे मान लीजिए कोई लेडी है 35-40 years ओल्ड, जिसके 1 2 3 व्हाटएवर नंबर ऑफ किड्स शी वांट्स, उनके अगर बच्चे हो गए हैं एंड नाउ हर पीरियड साइकिल इज इरेगुलर, तो क्या ऐसा होगा कि वो पीसीओएस को मेनोपॉज वाला फेज समझ सकती हैं, या शी इज लाइक अगर उनको डिटेक्ट हो जाता है कि पीसीओएस है एंड शी इज लाइक बच्चे हो गए परवाह नहीं है, लाइक दैट? वही तो बेसिक प्रॉब्लम है. मतलब हमारा बस सोचना यह है कि पीरियड्स आर ओनली फॉर द चाइल्ड बियरिंग. ओके. इट इज अ नेचर्स गिफ्ट टू अस. वी आर डिफरेंट फ्रॉम मेन, बिकॉज हमें जो यूट्रस मिला है, जो ओवरीज मिले ना, इट्स एन गॉड्स गिफ्ट टू अस. मतलब मैं जब भी काउंसलिंग के लिए मेरे पास बच्ची आती है छोटी छोटी, जब उनकी मिनार्की रहती है, जिसको हम फर्स्ट पीरियड बोलते हैं, तो उनकी मदर लेके आती है कि शी इज स्ट्रेस्ड, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हाउ टू कन्विंस दैट गर्ल कि इट इज नॉर्मल. मेरा फर्स्ट सेंटेंस ये रहता है, बेटा इट्स एन गॉड्स गिफ्ट टू यू. ये आपके भाई को नहीं मिला है, आपके पापा को नहीं मिला है, बस आपको मिला है, बिकॉज यू आर वेरी मच प्रीशियस. क्योंकि जो ओवेरियन हार्मोन्स है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम शुगर, डायबिटीज. और आप देखो, हमारे घर में हम रहते हैं, हमारी मम्मी रहती है, हमारे पापा भाई सब लोग रहते हैं. तो आप मुझे ये बात का आंसर करो कि अगर घर में कोई भी सिचुएशन आती है तो हु इज वेरी मच काम? आई सपोज मदर ही होती है जो सब कुछ हैंडल करती है और वो बहुत अच्छे से बैलेंस करती है. क्यों करती है? नॉट बिकॉज she has a lot of strength, you know. After becoming a mother, it is because of the hormones that nature has given us. Okay. These are the soothing hormones. Estrogen and progesterone are the soothing hormones. मतलब हम हमेशा से जो बोलते हैं ना कि
हमारी माँ ज्यादा सहनशील है या गर्ल्स ज्यादा yes, सहनशील yes, definitely. इट इज इन गॉड्स गिफ्ट टू अस बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स हम ज्यादा कोई भी सिचुएशन में कोई भी चीज को हम सोच के रिएक्ट कर सकते हैं Yes. हम ज्यादा हाइपर नहीं होते या हम ज्यादा सहनशील होते हैं हम्म, इट इज बिकॉज ऑफ दैट दीज हार्मोन्स हम जो बोलते हैं ना कि मेल्स में जो रहता है ना एंड्रोजन सिम्टम्स या फिर टिपिकली हाइपर टेम्परनेस या जल्दी तुरंत रिप्लाई reactive, करना है yes. यस द जो मैंने सेकंड सिम्टम बोला था ना हाइपर एंड्रोजनिज्म Yes, yes. तो जो हमें एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है हमारे Yeah. सिर के बाल झड़ जाते हैं वो सारे मेल सिम्टम्स हैं तो मेल सिम्टम्स अगर फीमेल हाँ में दिख बिकॉज रहे दैट हैं सिस्ट जो हमें हाँ. पीसीओएस में दिख रहे हैं ना Yes. वहां से एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं ओके तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसीलिए अगर हमें पीसीओएस है तो नेचुरली हमारे हार्मोन्स कम हो रहे हैं फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है हमारी एक तो ओव्यूलेशन नहीं होता है देयर इज अ रिस्क फॉर द सीए ओवरी मतलब ओवरी का जो कार्सिनोमा होता है इट इज वेरी मच कॉमन इन पीसीओएस पेशेंट सेकेंडली उनमें जो हमें हार्मोन्स प्रोटेक्ट करते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर से या हार्ट डिसीजेस से वो कम हो जाते हैं तो उनमें ये चांसेस भी ज्यादा रहते हैं जिसमें वेट गेन होना शुगर डिरेंज आना लिपिड प्रोफाइल उनकी डिरेंज रहती है अगर हम टेस्ट करेंगे तो मतलब ओवरऑल बस चाइल्ड बेरियम पे नहीं अफेक्ट करता ये सारी चीजों पे भी अफेक्ट होता है ओके मतलब किसी भी एज ग्रुप में अगर आपको पीसीओएस अफेक्ट करता है तो उसको ट्रीट करना इट शुड बी ट्रीटेड it should be treated and lifestyle changes से lifestyle changes is the only solution okay perfect thank you so let's talk about fertility ठीक है तो first thing I would like to ask कि fertility issues किसको होते हैं क्यों होते हैं fertility issues फर्टिलिटी इश्यूज मतलब अगर हम बोलते हैं कि इफ अ मैरिड कपल इफ इज हैविंग टू हैव अ बेबी अगर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं अभी हमें प्लान करना है if for 1 year of duration if they are trying without using any contraception अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे तो हम बोलते हैं कि नहीं इनको फर्टिलिटी इश्यूज है दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ओके सो व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन मतलब कोई कपल आता है आपके पास लाइक वी आर ट्राइंग एंड नॉट कंसीविंग तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू टेक फर्स्ट स्टेप तो हम ये पूछते हैं कि एवरीथिंग मतलब हिस्ट्री लेते हैं पहले कि पेशेंट का हाइट वेट कैसे है इज शी ओवर वेट अंडर वेट उसको कोई अदर डिसीजेस है क्या जैसे थायराइड है या फिर शी इज माल नरिश्ड या फिर हस्बैंड का डाइट कैसा है उनकी हाइट कैसी है फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या कोई एडिक्शन है क्या पहले हिस्ट्री वाइज ये लेते हैं देन वी काउंसिल अगर उसके पीरियड्स रेगुलर है तो हम रफली उनको एक ओवुलेशन डेट्स क्या है आपकी ये बोल देते हैं और हम बोलते हैं कि हाँ इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट रखेंगे तो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर मोर फर्स्ट 3 मंथ्स तो हम उनको बेसिक रूटीन चेकअप करके ओवुलेशन पीरियड क्या होता है इसका नॉलेज देके कुछ विटामिन सप्लीमेंटेशन देते हैं जिससे बेबी ग्रो होने में या फिर जो ओवुलेशन जो एक जो फॉर्म हो रहा है उसके प्रायर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं सो दैट द प्रेगनेंसी शुड बी हेल्दी उसके बाद में भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो देयर आर मेनी रीजंस देन वी गो स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन दैट कपल okay then there are these solutions IUI and IVF तो आप मेरे को एकदम सिंपल वर्ड्स में बताइए कि IUI और IVF क्या है और किसके लिए ये जरूरी हो सकता है IUI एंड IVF आर द 2 different things IUI में क्या होता है इन अ केस इफ कपल इज नॉट हैविंग अ बेबी अगर नेचुरल तरीके से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही है तो हम क्या करते हैं कि अगर हस्बैंड का सीमेन काउंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कभी कभी क्या होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स या वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं या बिकॉज ऑफ सम एनी अदर रीजन द स्पर्म क्वालिटी इज लो एंड द मोटिलिटी इज लो मेन रीजन क्या रहता है कि जैसे ही हमारे स्पर्म्स वजाना में डिपॉजिट होते हैं द स्पर्म हैज टू ट्रैवल टिल द फैलोपियन ट्यूब टू हैव अ फर्टिलाइजेशन एंड हैव अ बेबी अगर उसमें कुछ इश्यू है तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हम हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेबोरेटरी में लेके उसमें से जितने भी ज्यादा मोटाइल स्पर्म्स है वो कलेक्ट करते हैं और विथ अ स्मॉल पिपेट वो हम उसके यूट्रस में डिपॉजिट कर देते हैं सो दैट द चांस नियरेस्ट मतलब अगर यहाँ से लंबा ट्रैवल करना है तो हम वहां जाके छोड़ देते हैं सो दैट द गैमेट फर्टिलाइजेशन कैन अकर दिस इज IUI
ओके एंड हाउ डज हाँ, आईवीएफ, इसके सक्सेस चांसेस कितने हैं आईयूआई के? IUI के मैम डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट इज द रीजन. ओके अगर बिकॉज ऑफ द कभी कभी क्या रहता है, जो हमारा सर्विक्स रहता है वहीं पे भी ब्लॉक है पेशेंट को. हाँ तो अगर हम जब IUI करते हैं, जब हम पिपेट इंसर्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है ओके वहां पे ब्लॉक है. तो अगर हम गैप खोल देते, देयर इज 100% चांसेस ना कि द पेशेंट विल गेट कैंसर. देयर आर 70% चांसेस ऑफ विथ IUI. ओके ओके वेरी नाइस. एंड आईवीएफ क्या होता है? IVF इज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कॉमन भाषा में लोग उसको टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे भी बोलते हैं. ओके टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों? मतलब जहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन हम समझ लेते हैं पहले कि जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तो एग हमारे फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होके फेलोपियन ट्यूब में आता है, वो कैचअप कर लेता है और सेम वहीं पे हमारे जो वजाना में डिपॉजिट हुए स्पर्म्स है वहां तक ट्रैवल करके वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फिर यूट्रस में मतलब बच्चेदानी में आता है. अगर इन केस ये ट्यूब कहीं ब्लॉक है तो ओवम पिकअप नहीं होगा. हाँ और ये स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. मतलब IVF उन पेशेंट्स के लिए इट्स एन वरदान मैं बोलूंगी कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड है ओके तो हम वो रास्ता ही बाईपास कर देते हैं ना. वी टेक एक ओवम पिकअप कर लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, हम लेबोरेटरी में उसका एम्ब्रियो फॉर्म करके एम्ब्रियो यूट्रस में डिपॉजिट कर देते हैं. ओके डायरेक्टली आप उसको इंजेक्ट कर देते हैं. ओके और इसके सक्सेस रेट्स कितने होते हैं? 70% चांसेस. दिस इज आल्सो 70%. तो क्या ये सारी प्रोसीजर्स करने वाले कपल्स, कोई भी IUI IVF ऑप्ट कर रहा है, इसमें एज क्या रोल प्ले करता है? अगर मतलब मैं तो आइडियली बोलूंगी, आजकल क्या हो रहा है कि करियर ओरिएंटेड वुमन हो गई है. वुमन ही नहीं, मेन्स आर आल्सो करियर ओरिएंटेड. तो बेसिकली ना हमारी फर्टिलिटी इंडेक्स ना 21 to 27 ईयर्स पे ज्यादा रहती है. और राइट नो अभी क्या होता है, आफ्टर 25 to 27 ही मैरिजेस आर हैपनिंग. राइट तो फर्टिलिटी इंडेक्स लो हो जाती है. और उसमें भी आफ्टर लेट मैरिजेस के बाद भी हमें ना जल्दी बच्चा नहीं चाहिए होता है. हमारा रहता है कि नहीं हमें खुद को ईच अदर टाइम देना है. किसी के करियर्स रहते हैं, किसी को और कुछ गोल रहते हैं, विल थिंक. तो हम सोचना ही चालू करते हैं आफ्टर 30s. एग्जैक्टली. मतलब मैं तो ऐसे बोलूंगी कि एनीथिंग कैन स्टॉप. मतलब मेरी जो फर्स्ट बेबी हुई थी, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. क्या होता है ना, बायोलॉजी नहीं रुकती है, राइट एजिंग नहीं रुकेगा. एग्जैक्टली. बिकॉज अगर एज मतलब देखो हमारे शरीर में जितने भी ओवम्स हैं, जब हम मतलब जब हम एम्ब्रियो रहते हैं 7 मंथ, हमारा एक काउंट फिक्स हो जाता है वुमेन्स का. तो जब हमें मेनार्की आती है, जब हमारे फर्स्ट पीरियड आते हैं, तब हर पीरियड में उसमें जो कुछ फॉलिकल्स, कुछ एक ग्रो होते हैं, उनमें से एक रप्चर होगा और हमें पीरियड्स आ जाते हैं. ये हमें कब तक पीरियड आएंगे क्या डिसाइड करता है कि हमारे ओवरीज में कितने रिजर्व फॉलिकल्स हैं. और वो बढ़ेंगे नहीं कभी. ये एट द टाइम वही हमारा कांस्टेंट रहता है. तो हम जो बोलते हैं ना कि हमें क्यों जल्दी बच्चे होने चाहिए, तो दैट इज द रीजन. बिकॉज ना वो उतने ओल्ड होते जाते हैं. बिकॉज व्हेन वी ट्राई फॉर 21 to 25 के बीच में ट्राई करते हैं ना, देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी भी जल्दी से रहे और बच्चे में जो हम देखते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो नहीं रहे. और हर बार आपने ऐसे भी सुना रहेगा कि अगर 35 के बाद में बच्चे होते हैं तो देयर आर चांसेस कि बच्चे में कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं. इट इज बिकॉज दैट एग इज दैट मच ओल्ड. यस, मतलब अच्छे वाले एग्स पहले के पीरियड्स में निकल जाते हैं. वी कैन से, यस, यू कैन से दैट. मतलब हमारी यंग वाली एज में हमारे अच्छे वाले गुड प्रोडक्टिविटी वाले एग्स रिलीज हो चुके हैं एंड आफ्टर 30s हमारा जो आफ्टर 30s प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, जो क्वालिटी रहते हैं ना, मतलब डिवीजन की सेल्स आर गेटिंग एज्ड. हाँ, जैसे ओवरीज भी एजिंग हो जाएंगे तो उसमें से जो डिवीजन कैपेसिटी रहती है हमारे कोई भी सेल से, उसमें न्यूक्लियस रहता है, उसकी डिवीजन कैपेसिटी इन ग्रोइंग कैपेसिटी इज डिफरेंट. मतलब देखो अगर हम 21 से 25 साल के हैं तो अगर हमें कहीं पे लगता है तो ये जल्दी यूनाइट हो जाता है. मार्क नहीं रहता, हीलिंग पावर ज्यादा रहती है. सेम अगर हम आफ्टर 35 ट्राई कर रहे हैं, आफ्टर 40s ट्राई कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, बट देयर आर मेनी रीजंस के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे. तो ये फीमेल एग के लिए हो गया. बट मेल का एज ग्रुप का कैसा होता है? उनके लिए वो गॉड्स गिफ्ट है, मैं ऐसा बोलूंगी. बिकॉज ना एवरी 7 to 2 days न्यू स्पर्म्स आर गेटिंग फॉर्म्ड. तो टिल एनी एज दे कैन हैव लाइक गुड प्रोडक्टिविटी.
around 60. अच्छा, We- that is still too much. हाँ, Yeah, that is still that too is much. much That is more double the than a number woman. than us. Obviously, 60 तक मतलब it's a lot. Okay, Yes. okay, Because every 70 days ना there is regenerative, the new are going to form. okay. हमारे इसमें वैसे And आप high risk pregnancy किसको बोलते हो? pregnancy where we have to put some extra efforts in that pregnancy. The mother or baby can get complicated if we didn't put so much efforts, और अगर frequent follow-ups नहीं रहते हैं तो उस प्रेगनेंसी के दरमियान माँ या बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है, उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं. मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, लाइक किसी को पीसीओडी है तो 3-4 महीने पीरियड्स नहीं आए तो दे हैव दिस थॉट कि अरे लाइक इट इज बिकॉज ऑफ माय पीसीओडी, उनको Yes. यूज टू हो चुके हैं, एंड देन वन डे आफ्टर 3-4 मंथ्स दे रियलाइज कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ. तो उस केस में ये हाई रिस्क में जा सकती है प्रेगनेंसी, Yes, she can go in a high बिकॉज risk. स्टार्टिंग में दे हैव नॉट टेकन एनी फॉलिक एसिड्स, Yes, ना yes. कोई मल्टीविटामिन्स, नथिंग दे हैव टेकन. अब ये पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी आपके हाँ. थ्रू कि क्या होता है ना, हम देखो हम कोई एक पौधा लाते हैं और लाके उसको अगर पानी डालते बैठेंगे तो इट विल नॉट ग्रो. अगर हम कोई पौधा भी लाते तो हम क्या सोचते हैं, नहीं इसको मैं कहाँ लगाऊंगा, मैं उसका पहले प्रिपरेशन कर लूं, मिट्टी कौन से डालूंगा, खाद कौन से डालूंगा, ये कहाँ पे रखूंगा, ये प्री प्लान्ड रहता है. ठीक है, प्रेगनेंसी शुड बी प्री प्लान्ड. ओके. मतलब अगर एक मदर एंड फादर जब तक फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे, हाउ द बेबी कुड बी हेल्दी. ओके. इसलिए अगर हम एक्सपेक्टिंग कपल है तो हम जैसे हम सोचते हैं कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटल में जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए. वी शुड गो एंड वी सी कि हाँ अगर मुझ में कोई कमी है, मेरे हस्बैंड में कुछ कमी है, तो हाउ वी कैन गो फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी एंड द बेबी. तो जहाँ पे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज वेरी मच इग्नोर्ड पार्ट, बट दैट इज वेरी मच नेसेसरी. Because in a case if someone is having overweight, या someone is having any family history, either mother or father, या फिर उनमें कोई जेनेटिक डिसीजेस है, या फिर ब्लड ग्रुपिंग का भी इश्यू रहता है, मदर कुड बी RH नेगेटिव, हस्बैंड कुड बी RH पॉजिटिव, जो कि अगर हमें पहले पता है, इफ द मदर इज हैविंग थायराइड, अगर ये हमें बात पहले चीजें पता चल जाती है तो हम उस अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हैं और उनको बता देते हैं. मोस्टली जब आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं, इफ द एज इज less than 30, that is good. If she is more than 30, she comes in a high risk category. Okay, already in high risk Yes, category. because more than 30, already in high risk. Okay. high risk category. We have to put So some extra when she efforts. is having some kind of like this lifestyle disorders, yeah, No, ऐसे भी just because she's 30 plus तो high She's risk 30 नहीं plus है. ना, there are chances कि her in the future her sugars can be deranged, her blood pressure can be deranged. If some patient is having any family history of any illnesses in the family, like there are some diseases which runs, genetic disease we can say, which runs in the family, or if any patient is having hypothyroidism, or any if patient is having BMI is more than 35, okay, then she comes in high risk category. Okay, okay. And men के केस में अगेन ऐसा कुछ नहीं, Men के high case risk वाला में- सीन नहीं है. No. Okay, lucky men then. Okay, आप कोई ऐसा हाई रिस्क वाला एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जिसमें पेशेंट को काफी ज्यादा रिस्क था बट पेशेंट बेबी बोथ सर्वाइव्ड वेल? Yes, हाई रिस्क में क्या रहता है, हाई रिस्क में इज द की, मतलब देखो अगर हम कोई पेशेंट है, फर्स्टली अगर हम फर्स्ट 7th मंथ में बोलते हैं एवरी मंथ यू हैव टू गो टू द चेकअप, देन आफ्टर 7th to 9th एवरी 15 days, देन वंस इन ए वीकली, जहाँ पे हम ये मंथली चेकअप करते हैं तो कितना वेट गेन होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, ये सारी चीजें देखते हैं. तब हमें कभी कभी ये समझ में आता है कि नहीं, वी हैव टू लुक मोर फ्रिक्वेंटली फॉर दिस पेशेंट. तो वहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं. एवरी 15 days हम कभी कभी बुलाते हैं, एवरी 7 days हम बुलाते हैं. तो यहाँ पे हम उसको हाई रिस्क कैटेगरी में बोलते हैं, और वहाँ पे ना काउंसलिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट मेंटली, बिकॉज ना इफ यू आर कमिंग इन हाई रिस्क कैटेगरी यू शुड नो. ओके. नहीं तो पहले कैसा था कि नहीं पेशेंट को बाहर बिठाओ, दैट शुड नॉट हैपन. मतलब वो ज्यादा डरेगा ना? नहीं, ज्यादा डरेगा नहीं. देखो हाई रिस्क में मतलब क्या होता है, यू आर नॉट हैविंग एनी डिसीज, या यू आर हैविंग एनी सिम्टम, या आपको कोई कंडीशन है जिससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होने वाली है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना. अगर 4th मंथ में हमें पता चला कि हाई रिस्क कैटेगरी में, हम उसको एडमिट तो नहीं कर सकते सिंस
रिमेनिंग 5 yes, months. yes. तो देर आर वार्निंग सिम्टम्स एंड साइन जो उस मदर को हमें बताने हैं. शी शुड बी एजुकेटेड कि अगर ये होता है तो मुझे हॉस्पिटल में पहुंचना है. अगर ये उसको समझ में आएगा कि हमें ये चीज करनी है नहीं करनी है, व्हेन आई हैव टू गो टू रश टू द डॉक्टर, उसको पता रहेगा तो डेफिनेटली मदर एंड बेबी विल बी फाइन. मैं एक आपको केस बताऊंगी. जो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी, उस लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी. एज भी काफी नहीं था, 25 ईयर्स ऑफ एज थी. बट उसमें है ना स्लोली ब्लड प्रेशर राइजर अप होने लगा. और प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा. जब तक आप बच्चा डिलीवर नहीं करते हो, वी हैव टू टेक इन कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे. बट उस मदर को ये पता होने चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम टू टाइम खानी है. मुझे क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, देयर आर कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है जो आए तो मैं हॉस्पिटल में भागूं. तो जिनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसको हम प्रीक्लाम्शिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उनको बताया जाता है कि अगर आपको सडन हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, या वजाना से ब्लीडिंग होती है, या फिर ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, इमीडिएटली यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज दैट इज एन अलार्मिंग साइन. उसके बाद में बच्चा एंड मदर कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब वर्स्ट कैन हैपन, मदर कैन हैव कन्वल्जन. अगर मदर को कन्वल्जन आते हैं तो बेबी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम, नॉट फॉर मोर टाइम. ब्लीडिंग होती है, मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा रहता है वो अटैचमेंट निकल जाती है. अटैचमेंट भी निकल जाती है तो वी हैव सम टाइम. बट उस बीच में मदर ने पहुंचना चाहिए. तो देयर इज वन केस कि हमारा सब अच्छे से चालू था, हम ब्लड टेस्ट से भी उसको मॉनिटर करते हैं, सोनोग्राफी से भी कर रहे थे. बट सडनली द पेशेंट वेकअप फ्रॉम द बेड, उसको ब्लीडिंग हो गया. बट शी नोज इट इज एन अलार्मिंग साइन. शी कॉल्ड मी कि which month she was into? She was at 34 weeks of gestation. Okay, 34 weeks of gestation. तो उनका फोन है कि मैम मुझे ब्लीडिंग हो रही है तो मैं आ रही हूँ, आपने मुझे बोला था कि मुझे आना है. Immediately I prepared my OT. When she comes, it takes around 15 to 20 minutes. पेशेंट को सब पता था, रिलेटिव को भी सब पता था, इट कैन हैपन एट एनी टाइम. बस हम जितना मैक्सिमम प्रेगनेंसी स्ट्रेच कर पाए हम करेंगे. क्यों? अगर हम 1 day भी प्रायर इलेक्टिवली डिलीवर करते हैं बच्चा, तो इट टेक्स 7 days इन द NICU एडमिशन. मतलब हमें जो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलने वाला है, जो ऑक्सीजन मदर के पेट में गॉड ने हमें नेचुरल दिया, वी हैव टू टेक इट एन आर्टिफिशियल. तो वो आए, उनको सब पता था, कंसेंट भी पता थी. Immediately when she reached to the hospital, we directly take her to the OT, and within 5 to 7 minutes we delivered the baby. Baby was on a support for 2 to 3 days, but after that mother and baby was absolutely fine. मतलब this is the difference. अगर आप मॉनिटर अच्छे से कर पाते हैं तो हम डिसाइड कर पाएंगे when to stop. Right. और मदर और बेबी का आउटकम अच्छा होगा. Plus mother should also be aware कि मेरी बॉडी को क्या रिस्क, because and what action to take. Yes, what action should take. Okay. तो जो आपने अभी वर्ड यूज किया जेस्टेशन, डायबिटीज क्या होती है प्रेगनेंसी में? डायबिटीज मतलब शुगर बढ़ना, जो हमको सब पता है. अगर हमारे शुगर रेज्ड है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं. बट जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है? जेस्टेशन इज अ प्रेगनेंसी. अच्छा. मतलब हमें पहले तो शुगर नहीं थी, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें शुगर बढ़ गई हमारी. दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. इट इज अ डिफरेंट टर्म. जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन रहता है, जो पहले केस में आपको बोली. हाँ, हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ द प्लासेंटा. इसमें भी जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है किस किस पेशेंट्स में. इट इज वेरी मच कॉमन बिकॉज एशियन पॉपुलेशन में ये जेनेटिकली है कि वी आर मोर प्रोन फॉर द डायबिटीज. इसलिए एवरी एशियन lady who is getting pregnant, she is at a risk of having gestational diabetes mellitus. तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? एक तो हम जब फर्स्ट हमारा विजिट रहेगा तब डॉक्टर जनरली फास्टिंग ब्लड सैंपल हमारे लेते हैं, एंड एट अराउंड 14 to 16 वीक फिर से हमें फास्टिंग हमारा ब्लड शुगर लिया जाता है और हमें मेजर्ड क्वांटिटी में एक ग्लूकोज पीने के लिए दिया जाता है. जनरली क्या होता है, हम नॉर्मल पेशेंट को बोलते हैं कि आप फास्टिंग सैंपल और खाना खा के सैंपल, राइट? बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वी हैव टू गिव एग्जैक्टली 75 grams ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि कोई पेशेंट 1 रोटी खाएगा, कोई 2 रोटी खाएगा, कोई बस ब्रेकफास्ट करके आएगा, पोहा खा के आएगा. तो हमें वो नहीं देखना है. हमें ये देखना है कि अगर हम 75 grams ऑफ ग्लूकोज उस लेडी को देते हैं, हाउ द बॉडी रिएक्ट्स. तो वो लेने के बाद उसका ब्लड शुगर कितने से स्पाइक होता है आफ्टर 1 or 2 hour.
उससे हम डिसाइड करेंगे वेदर शी कम्स इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस और नॉट। लाइक प्रेग्नेंट होने के पहले इफ समवन इज प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसमें हमें ये जेस्टेशन डायबिटीज की कंडीशन ना आए? इसमें हम यही प्रिकॉशन ले सकते हैं कि देखो, शुगर इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ओके। व्हाइट शुगर, कट डाउन ऑल द शुगर्स। ओके। मतलब शुगर की हमारी बॉडी के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। बट शुगर तो ऐसा बाकी जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी लाइक व्हीट रोटी एंड जवार रोटी में भी देयर इज डिफरेंस इन शुगर, तो वहां से भी शुगर जा रहा यहाँ पे 100% ग्लूकोज नहीं मिल रहा है हमें। वी हैव टू, मतलब हमें बंद क्या करना है जिससे हमें एक्सेस शुगर मिल रही है, व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर हमें टोटली बंद करनी है। जो एक्सेस फ्रुक्टोज जहाँ से हमें मिल रहा है, मतलब हम अगर फ्रूट्स भी खाते हैं तो वी हैव टू अवॉइड बनाना, कस्टर्ड एप्पल, मैंगोज जो बहुत स्वीट होते हैं। बट वी कैन टेक, मतलब एनीथिंग वी आर गोइंग टू टेक ना, उसका अल्टीमेटली ग्लूकोज ही होगा जो एब्सॉर्ब होगा बॉडी में। बट डायरेक्टली ग्लूकोज और शुगर लेना और ये प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब लेना, इट इज टोटली डिफरेंट। तो हमें जब हम प्लान करते हैं, इफ यू डोंट वांट टू एड अप ऑन अ कॉम्प्लिकेशन, तो हम ये कर सकते हैं कि व्हाइट शुगर टोटली बंद करें, जो ज्यादा स्वीट फ्रूट है वो बंद करें, जो सोडाज आते हैं या जो भी कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, पैकेज फ्रूट्स है, वो सारे बंद करते हैं। ओके। यू कैन हैव अ नेचुरल शुगर। ओके। मतलब हम किसी को मीठा खाने, गुड़ वगैरह यू कैन, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा। ओके, यू कैन टेक। तो जेस्टेशन डायबिटीज भी एज से कनेक्टेड है क्या? एज से भी कनेक्टेड है। ओके। जितने भी शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं ना, ये आफ्टर 30s रहता है, बट ये कोई थंब रूल नहीं है कि आफ्टर 30s होता है तो ही होगा। इट कैन हैपन इन एनी प्रेगनेंसी, बट देयर आर मोर चांसेस कि आफ्टर 30s 30 प्लस में ज्यादा होता है। ओके। आप अपने जो रिसेंटली आपकी सिटी में वाटर बर्थ का कंसेप्ट लॉन्च किया, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये मेरे ना बहुत दिनों से था कि आई हैव टू, मुझे कुछ तो इनोवेटिव करना था। मतलब मैं सिंस लास्ट 10 years में पीसीओएस, फर्टिलिटी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काम कर रही हूँ। बट बहुत सारी लेडीज जो रहती है ना, उनका ये रहता है कि हमें नेचुरल बर्थ चाहिए। तो वाटर बर्थ में क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर बर्थ क्या है? लाइक मेनी ऑफ द व्यूअर्स को आइडिया ही नहीं है कि कैसे होता है। वाटर बर्थ इज द टाइप ऑफ नेचुरल बर्थ। मतलब वहां पे क्या रहता है, हॉस्पिटल में डिलीवर हो रहा है, आपका सब मॉनिटरिंग होता है। बट देखो, हमें अगर कोई हाथ दुख रहा है या पीठ दुख रही है ड्यूरिंग पीरियड, तो हम क्या करते हैं, हॉट वाटर बैग लेके वी गेट रिलीफ। यस यस। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो पेन होता है दैट इज अनबियरेबल। यस। तो उसमें क्या रहता है, द लेडी हु इज इन ए लेबर, एक टब रहता है इन मेजर्ड, उसके डायमेंशंस रहता है। वहां का जो टेम्परेचर रहता है वाटर का, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, एंड द लेडी डिलीवर्स इन दैट टब। तो उससे क्या रहता है, एक तो वाटर से जो हमें पेन जो होता है, पेन को सूदिंग मिलता है, और जो ट्रॉमा रहता है वो नहीं होता है। मतलब जो हमारे पेरिनियल टीयर्स रहते हैं, या हम बोलते हैं सूचरिंग, नॉर्मल डिलीवरी में भी सूचरिंग रहती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज वाटर है ना, ये शॉक एब्सॉर्बर जैसे भी काम करता है। ओके। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर वाटर में डिलीवर हो रहा है, व्हाट इज अबाउट द बेबी? बेबी तो वाटर से ही आता है ना। यस। ओके। मतलब देखो, पेट में भी वो पानी में रहने वाला है, बाहर भी वो पानी में ही आएगा, और सेम टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। ओके ओके। तो मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर है वो सेम आप पानी का सेम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी जैसे हमारे वूम में, मतलब यूट्रस में फ्लोट करता है, सेम बेबी कंटिन्यूज टू फ्लोट। ओके ओके। और वहां पे बस मॉनिटरिंग थोड़ी ज्यादा लगती है पेशेंट्स को। देयर आर स्पेशल बर्थ अटेंडेंट्स who can monitor all the process, but we can definitely go for, and it is very much painless type of labor. मतलब there are two without epidurals, there are two जहाँ मतलब दो नेचुरल डिलीवरी के प्रोसेस है जिससे हम पेन कम कर पाएंगे। वन इज द एपिड्यूरल एंड सेकंड इज द वाटर बाथ। ओके, मतलब अगर किसी को एपिड्यूरल अवॉइड करना है, so you can go for the water bath, but there are specific criteria who can go for the water bath. The patient should be comfortable, there are conditions, the circumstances should be good, मतलब जो भी कुछ उसका हेड बेबी की पोजीशन है, मदर को कोई एक्स्ट्रा इश्यूज नहीं है, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं, दैट लेडी कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द वाटर बाथ। इसमें भी एज कुछ रोल प्ले करता है? नहीं, no like that age. Okay, if किसी का पहले C-section हुआ है तो there is a different entity, पहले C-section हो गया है, अगर
आपको बाद में नेचुरल डिलीवरी करना है, दैट कैन बी पॉसिबल। उसको हम एक अलग टर्म है VBAC, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, इट आल्सो कम्स इन हाई रिस्क कैटेगरी। ओके, मतलब किसी को पहले प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, अगर वो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी रहती है तो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंटली उसको देखना पड़ता है, बिकॉज द प्रीवियस स्कार। yes, So many people think that we should go for the ultrasound scanning and we should see what is the thickness of the previous scar. But मैं आपको बोलूं, unless and until the patient goes in labor ना, we cannot predict, because अगर ये देखो ये है, ये ज्यादा थिक है, बट जब तक हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे ना, तो हमें इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता चल जाती है। सेम okay, ये मतलब कपड़ा before ये till the time you go into labor वो yes, पता ये नहीं कपड़ा चलता। थोड़ा पतला है, हम उसको जब खींचेंगे ना, तब हमें समझेगा whether it will give up or not. Okay, बस by measuring its thickness we cannot tell. तो during the process की कोई During the deliver कर रहा है, process we have to, there are specific signs and symptoms जिससे हमें पता चल जाएगा the scar is giving its way. okay, At that time we need a C-section. okay, But we can definitely try, but उसके लिए भी क्राइटेरियाज रहते हैं कि बेबी पोजीशन शुड बी गुड, मदर को और कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए, और बेबी मॉनिटरिंग अच्छे से होना चाहिए। okay, और इसमें सबसे मेन बात रहती है कि पेन्स खुद आने चाहिए। वी कैन नॉट इंड्यूस द लेबर इन प्रीवियसली सिजेरियन सेक्शन मदर, वी कैन नॉट इंड्यूस बिकॉज नेचर इज मच मोर ग्रेटर देन अस। क्या होता है, व्हेन वी आर कैपेबल ना, द ओनली पेन विल स्टार्ट। Okay, right. So artificial induction of labor is not at all advisable in a previous C-section. Okay, perfect. Let's wrap up. थोड़ा सा कुछ ऐसे मुझे आइडियाज दीजिए, कुछ ऐसे मिथ्स विच यू कम अक्रॉस आपके प्रोफेशन में, लाइक PCOS, फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी को लेके या डिलीवरी को लेके, ऐसे कौन से मिथ्स लोग आपके पास लेके आते हैं? बहुत सारे आते होंगे I'm sure. Yes, एक तो सबको यही लगता है कि किसी गर्ल को अगर PCOS है तो उसकी मम्मी को बोलना रहता है, मैम आप जो भी बोलेंगे हम करेंगे, बट ये इसको ठीक करके दो। अच्छा, मतलब बिफोर मैरिज ऐसे? हाँ, ये पहले ठीक कर दो, हमें बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। इट्स अ मिथ। कैन आप कोई दवाई लो या अभी तुरंत कुछ करो एंड इट गेट्स क्योर्ड। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, इट नीड्स अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको उसमें काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी और उस गर्ल को समझाना पड़ेगा कि आपको ये चीजें हैं जिससे आपको एक्सेस कैलोरीज मिल रही है, जैसे जंक फूड है, शुगर है, वो आप अगर बंद करेंगे और डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट योर ओवरीज गेट स्टिमुलेटेड, आपके ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे और आपके हार्मोन्स काम करना चालू पड़ेंगे। तो हमने कोई ये ट्रीटमेंट ली और हमारा PCOS ठीक हो गया, इट इज टोटली मिथ। मतलब वो किसी लाइक विद इन अ नाइट और फ्यू ट्रीटमेंट्स ऐसे ठीक नहीं हो सकता। परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस यू नीड। अगर वो परमानेंट लाइफस्टाइल चेंजेस आप करोगे तो आपको कभी लगेगा भी नहीं था कि मुझे PCOS था या है। और एक पुराना मिथ है विच आई हैव कम अक्रॉस, तो कि जैसे पीरियड मिस होता है तो घर वाले बोलते हैं नहीं अभी नहीं जाओ डॉक्टर के पास और 15-20 दिन जाने दो। तो व्हाट इज द करेक्ट थिंग? ये बात सही है? लाइक क्यों ऐसा बोलते हैं एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? बहुत लोगों का ये रहना है कि अभी नहीं जाएंगे, अगर अभी हम जाते हैं, हम डिस्क्लोज करेंगे दैट एनी बैड थिंग कैन हैपन। बट मैंने वो तो 3 मंथ्स तक बोलते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं बट व्हाट शुड आई से, यू शुड गो बिफोर प्री कंसेप्शनली। अच्छा, बिफोर यू शुड गो प्री कंसेप्शनली। अगर आप प्री कंसेप्शनली नहीं जाते हो, व्हेन यू मिस योर पीरियड, प्लीज गो एंड हैव अ टॉक विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, सो दैट देयर आर मेनी सप्लीमेंटेशन। फोलिक एसिड मतलब एक छोटी सी दवाई है जो 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं करती है, बट अगर वो आप ले लेते हो ना, तो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड 99% ऑफ एनोमलीज दैट कैन हैपन इन योर बेबी यू कैन अवॉइड। ओके, तो ये प्री कंसेप्शन से यू सजेस्ट? प्री कंसेप्शनली आप लेते हैं तो नहीं होगा ये। ओके, परफेक्ट। देयर इज नथिंग लाइक वी शुड हाइड प्रेगनेंसी। ओके, दैट्स अ लॉट। आप ऐसा कुछ जनरल एडवाइस देना चाहते हो जनरली फॉर ऑल एज ग्रुप वुमेन, जो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल वुमेन फॉलो करें एंड उनका सब कुछ अच्छा रह सकता है? मतलब मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि स्टिक टू योर रूट्स। मतलब जो हम बहुत सालों से कर आ रहे हैं, जो हमारी नानी करती थी, हमारी दादी करती थी, हमारी मम्मी करती थी, मतलब एक तो जल्दी उठना चालू करो, जल्दी सोना चालू करो,
एटलीस्ट हैव अ 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, वॉट एवर यू कैन डू. वॉकिंग करो, आपको जिम करना है जिम करो, आपको योगा करना है करो, बट एटलीस्ट गिव 30 मिनट्स टू यू. कोई भी एज ग्रुप हो, मतलब 10th में भी हो तो भी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप 24 आवर्स तो पढ़ने वाले हैं नहीं. हाफ एन आवर अगर खुद को दोगे यू कैन हैव अ बेटर परफॉर्मेंस. और थोड़ा स्पिरिचुअल टच डेवलप करना चाहिए सबको, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना, हेल्दी बॉडी के लिए सब तो भागते रहते हैं. मतलब यू शुड बी इन शेप, यू शुड बी हैव अ प्रॉपर बॉडी वेट, ये तो देखते हैं. बट व्हाट अबाउट द मेंटल फ्लक्चुएशन जो आते हैं इन एवरी एज ग्रुप. स्कूलिंग के टाइम पे अलग है, जब हम ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं तब हमारे अलग कॉम्प्लिकेशंस है. वंस यू एंटर यू हैव अ बेबीज, वहां पे अलग कॉम्प्लिकेशंस है. ये जो है वो अनसीन पार्ट है, दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब अगर हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देखें हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो हेल्थ इज अ वेलबींग ऑफ अ पर्सन विच इज physically and mentally well-being of a person, not only physical or mental. When we combine together, that is a healthy person. तो ये हम mentally healthy कैसे रह पाएंगे? एक तो हमें कुछ spiritual touch रहेगा, तो कुछ भी करो. मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि यही करना चाहिए, बट आप कोई भी अगर whatever you believe, you do meditation. किसी को लगता है कि नहीं मैं ये गाना सुन रही हूँ, that is a meditation for me. और whatever you want, you do सूर्य नमस्कार. सिर्फ चुप करके बैठ जाना, आंखें बंद करके भी is a meditation. किसी भी चीज पे एक ट्रस्ट रहना चाहिए. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी माँ पे ज्यादा ट्रस्ट है, get connected to her. There is some person or something divine, मतलब whatever you think. It can be anything. Something that gives you positivity. It can be a nature. It can be your art. It can be your passion. किसी को लगता नहीं मैं हर अगर वीक में ट्रैकिंग पे जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा फिट रहूंगी, तो मेरा वो पूरा स्ट्रेस निकल जाता है. ये मेरा स्ट्रेस बस्टर है. डू वॉट एवर यू लाइक, बट स्टिक टू योर रूट्स. और जो भी हम पुराने जमाने में जो चीजें फॉलो कर सकते हैं, सब तो नहीं पॉसिबल है, बट जितनी करोगे ना, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है या जितने भी सारे हेल्थ इश्यूज हमें आ रहे हैं इन एनी एज ग्रुप, आप उससे खुद को प्रिवेंट कर पाएंगे. Okay, so healthy lifestyle. Yes, healthy lifestyle mind, is the solution. Body. Healthy mind and healthy body is the solution. Okay, perfect. Thank you very much, ma'am. Thank you. I hope you all had a great time, and please do subscribe to our channel so that हम लोग आपको और बहुत सारी informative topics पे आपके concepts को ले जाएंगे beyond basics. Thank you.